inherited some quoted shares value 5 लाख। उफ, ऐसी आंटी सबकी होनी चाहिए जो मरे और 5,10,000 के शेयर्स हमें मिल जाए रातों रात अमीर। Kagan is unsure whether to retain the share or sell some of them in order to make some alternative investment। Kagan के अंदर थोड़ी मेमनों की रूह आ गई है। वैसे वो संभाल के रखने वाला था, फिर किसी मेमन बच्चे ने कहा बेटा रखेगा तो बढ़ेगा नहीं ना, कहीं लगा दे। लगा दे तो 5-10 के कितने हो जाएंगे, 6-10, 8-10, 15-10 कुछ हो जाएंगे, लगा दे। अच्छा भाई ओहो केगन तो जाने वाला है, ये खुद इनहेरिटेंस करने वाला है बेचारा। कितने साल का है? ओह 61। और 61 साल की उम्र में भी सुकून नहीं है, एडिशनल बैंक टैक्स पेयर है, यानी खुद भी अमीर चल रहा है। प्रायर टू यानी पहले, इनहेरिटेंस से पहले, his taxable income consisting entirely of employment income for the tax year 23-24 would have कितनी है सैलरी? 4 लाख पाउंड, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल दी है, मेहरबानी उसकी कितनी? 166,203। प्रायर टू रिसीविंग द इनहेरिटेंस इसका चार्जेबल स्टेट जो था, यानी इसकी वर्थ थी, वो आप सुनते हो ना, एलन मस्क की वर्थ इतने $1 बिलियन है, तो जेफ बेजोस की वर्थ, तो इसकी स्टेट की वर्थ कितनी है? 1.7 मिलियन पाउंड्स। IST ऑफ 5,50,000 वुड बी पेबल वेर ही टू डाई इन द नियर फ्यूचर। इसको पता है कि अगर मैं करीब में मर गया ना तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? IST यानी मेरे बच्चों को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। ये कहाँ से आया? ये कौन सा IST है जो इसको पहले से पता है? ये कैसे पता होता है? वो याद है लाइफ टाइम और डेथ IST पढ़ा था, यानी इसने नियर फ्यूचर का वर्ड यूज किया। हमने टेक्निकली इसको पढ़ा 7 ईयर्स, कि अगर 7 साल के अंदर अंदर गिफ्ट करने के लुढ़क जाए तो क्या सीन होता है? उसको क्या देना पड़ता है? डेथ IST देना पड़ता है। कितने परसेंट के हिसाब से? 40% के हिसाब से। ये वही अमाउंट कैलकुलेट हुई है कि नियर फ्यूचर बोलते हैं विदिन 7 ईयर्स अगर मर गया तो इसने जो भी लाइफ टाइम में गिफ्ट विफ्ट किए होंगे ना उस पर कितना टैक्स बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 5,50,000। अल्लाह। अब इफ Kagan simply retain the inherited shares then he will receive he will receive what? डिविडेंड कितना? और ये उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से हटके होगा। क्या 1 मार्क का आंसर इसी पैराग्राफ से है कि नहीं है? इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गया। कैसे आया सर? देखिए ना, बंदा एडिशनल बैंड है, डिविडेंड आएगा। A1 है ना, ए है ए। डिविडेंड कितना आएगा? कितना डिविडेंड कमाएगा? 15,300। एडिशनल बैंड लिखा हुआ है, एडिशनल बैंड का रेट क्या होता है? 39.35%। तो हाँ, नील रेट बैंड माइनस करूंगा ना मैं, यहाँ पे जगह छोड़ी है ना, लेस करूंगा मैं नील रेट बैंड। कितना? 1 मिनट। 1000 का नील रेट बैंड माइनस किया, जो अमाउंट बचेगी उस पर कितना परसेंट लगेगा? आंसर क्या आया? 5-6। ये मेरा क्या है? एडिशनल इनकम टैक्स इफ रिटेन इनहेरिटेड शेयर्स। ये लिखना है, थोड़ी सी इंग्लिश लिखने में कोई मसला नहीं है ना? सही है। क्या मतलब? ये अभी एडिशनल निकाला है, अभी हम रिवाइज पे आते हैं, क्या मसला है यहाँ तो? क्या मसला? जल्दी जल्दी लिखो। अब ये है एडिशनल, एडिशनल टैक्स। मांगने वाले ने थोड़ा सा ध्यान से मांगा है, रिवाइज इनकम टैक्स। तो अगर एडिशनल निकालोगे तो आधा मार्क मिलेगा, आधा मार्क एग्जामिनर आपका खा जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा बेटा तो पढ़ तो सही, मैंने क्या मांगा है? क्या मांगा है उसने? रिवाइज टैक्स। तो रिवाइज टैक्स से निकलेगा सर, 2 मिनट का काम है। एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स कितना है इसका? दूसरों का ही है लिखा हुआ ना, 166,203। ये मौजूदा टैक्स है। एडिशनल आप 5627 से बढ़ाओगे तो कितना हो गया? रिवाइज इनकम टैक्स। बताइए कोई? 171। आपको 1 मार्क मिल गया भाई, बाकी बचे 49। अच्छा वो 50 लेके फिर ये आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको शेरी पार्ट में कोई सवाल है किसी को? ऑनलाइन वालों बता दो। नहीं सर लेकिन सवाल है। हाँ फरमाइए। नहीं सर लेकिन एक सवाल। ये 166,203 हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम में निकाला है। इसने निकाला हुआ है? मैंने अलग से निकाला। मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलने वाला था आखिरी में जाके, लेकिन आपने भी मेरे को छेड़ दिया। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी यहाँ पे कहने ही वाला हूँ, कि वो एग्जामिनर की दिए हुए टैक्स को चैलेंज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होशियारी नहीं करनी है, वो अलग ही आएगा, गलत होगा। आप अगर निकालोगे ना तो वो सेम बैठेगा ही नहीं कभी भी। एक नंबर चले जाता ना यार, वो देखा नहीं। ओह चलो लड़ाई नहीं करो। एनी क्वेश्चन मेहरान? और कौन है? नसर, रिजा, तौसीक, बिलाल। बिलाल जिंदा है माशाल्लाह, बिलाल जिंदा है भाई, आज बिलाल जिंदा है, मुबारक। कभी कभी आते हैं ना ये क्लास में, हफ्ते महीने में 20 क्लासें हो तो बिलाल भाई 5 क्लास में आते हैं माशाल्लाह। अब आते हैं खतरनाक पार्ट 2। एक्सप्लेन व्हाई लिटिल और नो CGT विल बी पेएबल इफ कैगन सेल सम ऑफ हिज इनहेरिटेड सेल्स। खाली एक्सप्लेन करना है, 1 मिनट में बता सकते हैं क्या?
क्यों इस पे IST नहीं लगेगा, सॉरी CGT नहीं लगेगा, बताओ कैसा तक नहीं है फिर। उसके बाद अब फ्री कॉस्ट है तो याद नहीं है किसी को भी, अल्लाह अकबर। याद तो है ना क्या ये पूछ रहा है ना कि कितना बेचेगा उसको नहीं लगेगा ना सीधे हाँ तो कॉस्ट को बहुत बेच देगा या 6,000 तक का एक्स्ट्रा बेचेगा उसको भी लगेगा एग्जाम नहीं है ये, देखो बेस कॉस्ट बढ़ देगा कहता है क्यों CGT नहीं लगेगा अगर ये बेचेगा, एक्सप्लेन करना है कि क्यों थोड़ा CGT लगेगा या बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखो, ये B का 1 है, ये इनहेरिटेड चीज है। हैंड आउट में क्वेश्चन था प्रोबेट वैल्यू वाला, अंगूठी वाला, याद है? वहां पे क्या फरमाया था मैंने कि जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो बेस कॉस्ट, देखो इसको तो मुफ्ता मिला है ना, इसको तो फ्री में मिला है, फ्री में मिला है तो मतलब फ्री में मिला है तो इसकी तो कॉस्ट, रियल में कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन टैक्स इसकी अज्यूम कॉस्ट रखता है जिसको बेस कॉस्ट बोलते हैं। और वो बेस कॉस्ट क्या होती है? मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डेथ, मौत के समय की मार्केट वैल्यू, जो कि कितनी है 5-10। तो इसकी बेस कॉस्ट कितनी आई 5-10। ये कितने का बेचने का सोचेगा? ये नहीं पूछा है, इसने तो पूछा है, ध्यान से पढ़ो, एक्सप्लेन व्हाई लिटिल और नॉट इफ सम ऑफ इज इनहेरिटेंस टैक्स। क्यों? हम कहेंगे भाई देखो 5,10,000 तो इसकी ऑलरेडी कॉस्ट है, 5,10,000 तो क्या है इसकी ऑलरेडी कॉस्ट है, और एग्जाम्शन कितनी होती है 6,000 मिल मिला, सॉरी मैं पूरी एक साल की 6,000 की एग्जाम्शन होती है ना। 5,10,000 तो कॉस्ट बन गई, यानी ये जितने का भी बेचे, सेलिंग प्राइस वॉट एवर कुछ भी हो, 5-10 तो कॉस्ट की फॉर्म में उसमें से माइनस हो जाएगी, और 6,000 की एक एग्जाम्शन भी अवेलेबल है। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट बेस कॉस्ट की फॉर्म में माइनस हो जाएगी तो फिर इसको टैक्स ऑब्वियसली बहुत थोड़ा ही लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है। कितने की बेच लेगा? 6 लाख की बेच लेगा, 6 लाख की बेच लेगा। रियल कॉस्ट कितनी है? रियल कॉस्ट कितनी है? कुछ नहीं, लेकिन टैक्स ने इसको क्या कर दिया, एक कॉस्ट अवॉर्ड कर दी बेस कॉस्ट के नाम पे। कितनी कॉस्ट अवॉर्ड कर दी? तो ऑब्वियसली 5-10 की अमाउंट तक कोई टैक्स चार्ज नहीं होना, यानी अगर ये 5,10,000 का भी ये बेच दे तब भी इसको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। अगर ये 5,16,000 का भी बेच दे तब भी इसको कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। 5-16 पे क्यों नहीं होगा सर? 5-16 में बेचेगा, 5-10 कॉस्ट माइनस हो गई, बचा कितना 6,000 एग्जाम्पशन में खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि 5-16 तक अगर ये बेचे तो कोई CGT अराइज नहीं होगा, और 5-16 से जितना ऊपर जाएगा उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर क्या चार्ज होना शुरू होगा? CGT। बस ये एक्सप्लेन करना था, कैलकुलेशन नहीं पूछी थी, एक्सप्लेन करना था, तो हमने ये वर्किंग करके इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कितने मार्क मिले? 1 मार्क। अस्तगफिरुल्लाह। यस यू आर राइट शेख। ये देखो एक्सप्लेन है ना, अब आप अपनी assumption लेके एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि 5-10 जो है वो मेरी बेस कॉस्ट है, 6,000 मेरी एग्जाम्शन है। अब इससे ऊपर जितने बेचेगा तो वो थोड़ी होगी, ज्यादा महंगी तो नहीं होगी भाई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नहीं है ना कि वो जो बैठे हुए हजरात है वो रातों रात मार्केट ऊपर ने नीचे, एक मार्केट फ्लो में बढ़ती है, परसेंटेजेस के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, ये ड्रुंग ब्रुंग नहीं होती है, ठीक है, ऐसा नहीं। अब आते हैं नंबर 2 पे, बेहतरीन वाली बात है। 5-10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैसे गिराएगा? जब आंटी मरी थी तो शेयर्स की वैल्यू तौसीक कितनी थी? देखो ये दिया हुआ है, प्रोबेट वैल्यू बोला था मैंने, इसको याद है वो अंगूठी वाले क्वेश्चन में? कुछ को याद है कोई बात। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये तो 2 मार्क का मजाक था, अब शुरू हो रहा है। क्या बोला? रिवाइज इनकम टैक्स लायबिलिटी, अगर ये 4 ऑप्शन में से कोई भी फॉलो करेगा तो। अब देखो जरा, करंट लायबिलिटी तो आपको पता है 166,203 है, तो सिख भाई ये गिवन है, ठीक है, लायबिलिटी राइट, ये लायबिलिटी गिवन है। ऑप्शन ए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन है इसके बाद। इसको कोई मेमन टकरा गया और उसने, मेमन ने बोला, मेमन का नाम था बिलाल हेदी, बिलाल हेदी ने बोला कि बात सुन मेरी, तेरे पास बहुत पैसा आ गया है, ये पैसे ही पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, तू दुबई चला जाएगा, खा पी के फारिग हो जाएगा। हाँ मैं तेरे को रास्ते बताऊँ, पहला रास्ता बताता हूँ। क्या रास्ता बताया? ये बात सुन, तो एक काम कर, तू पर्सनल पेंशन में पैसा लगा दे। कितना? पर्सनल पेंशन में पैसे लगा दे, ओके फाइन। पर्सनल पेंशन की वजह से मेरा बेसिक बैंड बढ़ जाता है, बेसिक बैंड बढ़ता है तो टैक्स में रिलीफ आए है, यानी इसका एग्जिस्टिंग टैक्स कुछ ना कुछ होगा। फिर क्या क्या कहने, ऑलरेडी मेंबर है बट मेड बट हैज नॉट मेड एनी कंट्रीब्यूशन इन द प्रीवियस ईयर्स, इन द रीसेंट ईयर्स, बिकॉज हिज इनकम हैज बीन सब्सटेंशियली लोअर देन इट इज फॉर द ईयर 23-24, यानी पहले ये गरीब होता था, अच्छा इसी साल अमीर हुआ है, तो पहले ये पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता था। एक ऐसी बात बताओ, ये इसने ये पैराग्राफ लिखा ही क्यों कि पिछले सालों में नहीं, इसकी वर्किंग है सर, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एक एनुअल अलाउंस की लिमिट तक होता है, उससे ऊपर हो जाए तो चार्ज निकलता है। तो ये इसलिए लिखा है कि पिछले सालों में कंट्रीब्यूट नहीं किया था, इसका मतलब पिछले सालों का एनुअल अलाउंस अनयूज्ड है, अनयूज्ड है तो वो क्या हो रहा होगा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा ना। पिछले साल अगर पेंशन कंट्रीब्यूट करोगे तो यूज होगा, नहीं करोगे तो अनयूज होगा, ये अनयूज की कहानी है। सारी वर्किंग पूछ ली इसने, जान नहीं छोड़ी आपकी, ठीक है। ही देयरफॉर हैज सफिशिएंट अनयूज्ड, देखो ये बता भी दिया,
सफिशिएंट अनयूज, यानी इस लाइन को पढ़ के थोड़ा सुकून मिला, अल्लाह तेरा शुक्र कि पर्सनल अलाउंस सफिशिएंट एनुअल अलाउंस सफिशिएंट एनुअल अलाउंस पर्सनली एनुअल अलाउंस सफिशिएंटली अनयूज्ड है। तो हम भी यूं कर लें, 1 साल का 40 होता है, पिछले 3 साल का कितना हुआ 1 20, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एडिशनल पर्सनल अलाउंस के अंदर ही अंदर है, तो फाइन होगा नहीं होगा, इसको चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। तो ये लाइन इसने बता दी, नहीं लिखता जब भी हमें आती है ये बात। फिर Kagan will immediately withdraw 25,000 of the pension fund tax free. This is the permitted 25% free lump sum. However, no pension will be taken during the tax year 23-24. ये क्या इसने lump sum, ये क्या लिखा हुआ है 25,000 विड्रॉ। हैंड आउट अगर उठाते हैं पर्सनल पेंशन का, तो पर्सनल पेंशन की आखिरी क्लास के अंदर मैंने एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ाया था, लाइफ टाइम अलाउंस, उसमें कुछ एक लिमिट लिखी हुई थी 1 मिलियन कुछ चिल्लर, सही है। और मैंने कहा था कि इतना अमाउंट तक जिंदगी में अगर पर्सनल पेंशन से विड्रॉ करोगे तो उस पर कोई टैक्स देना नहीं होता। ये 25,000 उस लिमिट के अंदर ही अंदर है, इसका मतलब ये पेंशन इनकम जरूर है, इसने पेंशन फंड से विड्रॉ किया है ना, तो इसने अपनी पेंशन को निकाला है, ये इनकम है। लेकिन ये आप देख लो टैक्स रेट्स के अंदर उसकी एग्जेम्पशन अमाउंट भी लिखी हुई है कि लाइफ टाइम में कितना होता है, तो ये उसके अंदर ही अंदर है, तो ये टैक्स को ट्रिगर नहीं करेगा। हालांकि ये इनकम है, टैक्स फ्री इनकम विड्रॉ की है, पेंशन इज अ टैक्सेबल इनकम, लेकिन जो लाइफ टाइम लिमिट से आगे निकल जाए पेंशन वही टैक्सेबल होती है ना। चलो अब क्या करें, इसको जल्दी से सॉल्व करें, कैसे करें। रिवाइज पूछी है कि एडिशनल पूछी है, रिवाइज, रिवाइज का मतलब पूरी वर्किंग होगी। कौन कौन सी इनकम है बेचारी के पास, B2 ऑप्शन नंबर 1। एम्प्लॉयमेंट इनकम 4 लाख थी ना गरीब की, बहुत गरीब है बेचारा। पेंशन जो इसने निकाली लंप सम 0, ये 0 का मार्क है, 0 क्यों लिखा, जिसको याद आ गया, सबको मेरे ख्याल में याद आ गया है, पेंशन का हैंड आउट आखिरी पेज वहां पे मैंने यही 5 मिनट बोला था कि इतनी अमाउंट तक अगर पेंशन से इनकम आएगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और इससे ऊपर चली जाएगी तो वो नॉन सेविंग का पार्ट बन जाएगी। वो देख लो हैंड आउट में लिखा हुआ भी है, किसी को याद आया भी कि नहीं आया, नहीं आया, वेरी गुड। और कोई इनकम है भाई, कहाँ है प्रीमियम बॉन्ड, इधर है, किधर है, अब ये प्रीमियम बॉन्ड भी खरीदेगी, अस्तगफुरुल्लाह। चलो भाई प्रीमियम बॉन्ड, प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है, टैक्सेबल एग्जाम, कब पढ़ाया था हमने, अच्छा कॉपी खोली हुई है, सेविंग इनकम के टाइम पे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पे पढ़ाया था, आईएसए की लिमिट भी पढ़ाई थी 20,000 और 2 तरह का आईएसए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ लोगों को याद है, बड़ी खुशी होती है। फिर आगे बढ़ेंगे ना बेटा, समझ आएगी करके। फिर कौन है, कैगन एंटी विल इन्वेस्ट मैक्सिमम परमिट लिमिट 20,000, यही पढ़ाई थी ना, 2 तरह के आइजा होते हैं, और मैंने कहा था आइजा ये परोसन नहीं है, यही मेरे अल्फाज थे ना जो पढ़ाया था, अब मुझे अपने अल्फाज भी याद हैं कि परोसन नहीं है आइजा के, बिलाल खुश हो रहा है। आइजा मतलब इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, 2 तरह के होते हैं, कैश वाला और एक शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाला। फिर मैंने कुछ इलिस्ट्रेट किया होगा, उधर 20 लगाया तो इधर 0, इधर 10 लगाया तो उधर 10, ये परमिटेड लिमिट थी, बाजी ने क्या लिमिट के अंदर ही अंदर किया है, अंदर लिमिट के अंदर रही है, हराम फ्रॉम आइजा एग्जाम, सुभान अल्लाह। सर एग्जाम नहीं लिखते आप 0 लिखते, तो कल मैंने यही फरमाया था ना कि वरना फार्मूला सही नहीं लगेगा, 0 लिखो। फिर क्या है, सुकून नहीं है इसको, तो बस वर्किंग प्रॉपर्टी इनकम, घर खरीदा खरीदे हमें क्या जाता है, लेट आउट अनफिनिश्ड, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में बाय डिफॉल्ट कौन सी बेसिस होती है, कैश, और कंपनी में अक्रूवल, ये कंपनी तो नहीं है, इंडिविजुअल है, वर्किंग भी नहीं करूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कैश बेसिस, कितना पैसा आया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, और नीचे है कुछ पैसा बच गया, अरे भाई माफ कर दे तेरे को, नहीं उसको मैं डिविडेंड, वो उसको मैं कहीं और लगाऊंगी, उसको कहीं और लगाया इसने, और कितना मिला, डिविडेंड मिल गया 950, ये टोटल का कॉलम है, कौन सा कॉलम है ये, टोटल का कॉलम है, 950 मिला, क्या आया हिसाब किताब में, क्या आया, नेट इनकम बोलेंगे ना 4 लाख, पर्सनल अलाउंस 12,570 माइनस कर दो कि नहीं, नहीं है, नहीं क्यों नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये नोट एग्जामिनर को लिख के दोगे तो मार्क मिलेगा, खाली 0 नहीं लिख देना, क्या लिखोगे, द टोटल नेट इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 125,140, देयरफॉर नहीं आता, तो दैट्स व्हाई पर्सनल अलाउंस इज 0। ये लाइन लिखने का मैंने जमाने कदीम में आपको बताया था, तो लिख देना ना भाई, क्या आ जाएगी, सुभान अल्लाह। अब लगाते हैं टैक्स, थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो भाई बात सुनो, ये सब कुछ ये नॉन सेविंग है, पीला पीला, ये इंटरेस्ट है 0, प्रॉपर्टी इनकम भी किसमें जानी है, नॉन सेविंग में, और ये हाँ 0 है ना, 0 को तो देखने की जरूरत नहीं है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, नॉन सेविंग में ये 2 है ना, तो अगर मैं यूँ कर लूँ जल्दी जल्दी में, नॉन सेविंग कितना है 4 लाख प्लस 9,600, या कॉलम बनाने हो तो बना लेना, कॉलम देखो फॉर्मेटिंग का कोई मसला नहीं है टैक्स के अंदर, कितना है ये, कितना, ये मेरी नॉन सेविंग है, इंटरेस्ट है 0, और डिविडेंड का कितना है, अब इसको बैंड में बिठाने आता है नहीं आता, आता है, चलो बिठाते हैं, पहला बैंड कौन है, फिर
फिर कौन से सबसे पहले किस पे लगता है? नॉन सेविंग पे ना। चलो भाई, बेसिक पे 20, 40, 45, खवातीन नजरात, नॉन सेविंग है 409600। मैं चेकबुक देख लेता हूँ, कोई सवाल है तो देख लेता हूँ। अभी मैं उसको करूंगा बेटा, ये 950 अभी डिविडेंड इनकम है ना, अभी मैं उसको बिठाऊंगा तो मैं नील एडवेंट जरूर लूंगा। यू आर राइट, जिसने भी कहा मैंने नाम नहीं देखा। चलो, हाँ भाई, बेसिक में जगह कितनी है? बेसिक में, बेसिक की लिमिट क्या है? इस सवाल में बेसिक की लिमिट क्या है? सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने ये पढ़ते वक्त फरमाया था और हाईलाइट भी करके रखा है। टिंग 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 टिंग, ग्रॉस है ना, लिखा हुआ है ना ग्रॉस। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूट करने से बेसिक बैंड क्या हो जाता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेसिक बैंड सर होता है 37,700 का। ग्रॉस पर्सनल पेंशन 1 लाख करी है, तो 137,700 ये मेरा एक्सटेंडेड बेसिक बैंड है। एम आई राइट? एग्जैक्टली, आई एम राइट। तो 137,700 पे 20% कितना है मेरे भाई? ठीक है, 1440। और मैंने ये बोला था कि बुक पढ़ोगे तो पढ़ना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना कि हायर बैंड की लिमिट कभी नहीं बदलेगी। यही बोला था ना। और बैलेंसिंग फिगर को एडिशन पे डाल देना, तो बुक में जो घुमा फिरा के लिखा हुआ है ना वो आंसर सेम आएगा। हम इसी तरह से करते हुए आए हैं। कितना बचेगा ये? 18446 चल मैं बच्चा आंसर बताऊँ। 3493 ये तो मैं आंसर याद था। और 007, माई नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। डिविडेंड के बारे में क्या ख्यालात हैं? खवातीन हजरात, नील रेट बैंड, हाँ सुभान अल्लाह, अंडर 1000 खलास। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई रिवाइज्ड वाली? इसने कमेंट करने का बोला नहीं है, जस्ट कैलकुलेट का बोला है, तो कैलकुलेट करके छोड़ दिया। बात सुनो जरा गौर से, 6 मार्क्स था, कैलकुलेट करना था, मैंने कैलकुलेट करके यहाँ छोड़ दिया। अगर ये लिखता एडवाइस तो फिर इसके नीचे 1 मार्क के लिए मैं क्या लिखता? मैं एक कंक्लूजन लिखता कि भाई बात सुन, तेरा एग्जिस्टिंग टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 166,203। लेकिन जब अगर तू ये मेमन सेठ की बात सुनती है, बिलाल एठी की बात सुनती है, और ये 4 इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देती है, तो ऑल तू अमीर हो गई है, ऑल तू ज्यादा पैसे वाली हो गई है, लेकिन तेरा टैक्स क्या हो जाएगा? इसकी मेन वजह अगर पूछे, ये पूछी नहीं है, ये जो मैं कंक्लूजन बताया इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में एडवाइस बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। इसके नीचे 1 मार्क का पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, टैक्स रिड्यूस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो क्या बताओगे उसको? उसको बोलोगे कि हमारे पास 2 ऐसी चीजें हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और एक ग्रॉस पर्सनल पेंशन, जो क्या होती है? बेसिक बैंड को इनहांस करने वाली होती है। और बेसिक बैंड इनहांसमेंट का मतलब यह है कि जो इनकम 40% पे जानी थी वो 40 से छूट के कहां पे आ जाती है? 20% पे आ जाती है। तो टैक्स रिड्यूसर होते हैं ये दोनों, अल्टीमेटली बैंड को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स को क्या कर देंगे? रिड्यूस। तो इसने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की है पर्सनल पेंशन में जिससे हमें बैंड्स में बेनिफिट था, जिसकी वजह से इसका ऑल्दो इसकी वेल्थ बढ़ी, बाजी की वेल्थ बढ़ी ना, आप देख लो स्टेट बढ़ गई, महंगी अमीर हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ? इसका टैक्स क्या हुआ? कम हो गया। नमाज पढ़ते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 15 मिनट बाद इंशाल्लाह।